नमस्कार। कार्यक्रम बीच बहस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खमागणी नमस्कार। आम जन से जुड़े एक और मुद्दे पर चर्चा के लिए समय एक बार फिर से कार्यक्रम बीच बहस को लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं। मैं हूं गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से नमस्कार। जब हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं तो अक्सर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार भारत की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम और 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम है। तो जब बात हो युवाओं की, तो युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या, यूं कहें कि सबसे बड़ा जो एक कंसर्न होता है वो होता है रोजगार का। और जब बात होती है रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए प्रयासरत युवा अक्सर इस तरह के परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने की जुगत लगाते हैं और अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये परीक्षाएं हमारे भारतीय युवा के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती थी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं कई जगह अलग अलग स्थान पर होने की वजह से एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हमेशा से युवा वर्ग को करना पड़ता था। अगर यूं कहें कि पिछली 19 अगस्त 2020 भारतीय युवाओं के लिए क्रांतिकारी दिवस था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी इस मायने में क्योंकि युवाओं से जुड़े एक बहुत बड़े मुद्दे पर एक नई पहल की गई है केंद्र सरकार की ओर से। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई और अब आगे एक ऐसी राह प्रशस्त हुई है कि बहुत आसानी के साथ और बहुत ही सुगमता के साथ युवा अपना करियर चुन सकेंगे। और आज इसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति श्री जेपी सिंघल। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री जेपी सिंघल अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2015 में आपको माननीय राष्ट्रपति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। सिंघल साहब, जब हम बात कर रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की, तो इसके प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले और इसके बारे में कुछ और जानने से पहले हम इसके पृष्ठभूमि में जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां थीं कि केंद्र सरकार के सामने ये संकल्पना आई कि एक इस तरह की एजेंसी देश में होनी चाहिए जो रिक्रूटमेंट का काम करे। जब लंबे समय से रिक्रूटमेंट का काम अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से किया जाता रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक एजेंसीज़ हैं जो विभिन्न प्रकार के पदों के अंतर्गत रिक्रूटमेंट करती हैं जी। और सर्वाधिक जो समस्या छात्रों के समक्ष रहती है, पेरेंट्स के समक्ष रहती है और संस्थानों के समक्ष रहती है, वो ये रहती है कि अलग अलग एजेंसी, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा रिक्रूटमेंट में हम किस तरीके से तालमेल बिठाने का प्रयत्न करें जी। और परिणाम कभी कभी ये होता है कि एक छात्र एक परीक्षा दे पाता है, दूसरी परीक्षा से वंचित हो जाता है और इसीलिए ये महसूस किया गया, एक समस्या ये रहती है। दूसरी समस्या ये रहती है कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि छात्र इस प्रकार की परीक्षाओं को देने के लिए कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में वहाँ पर बहुत सारा धन माँ बाप का खर्च करते हैं, बहुत सारा समय अपना खर्च करते हैं और कई तो ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं जहाँ कई वर्षों तक लगातार कोचिंग करने के बाद भी उनको किसी प्रकार का कोई मनवांछित जो है वो जॉब नहीं मिल पाया तो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। और इसीलिए ये जो अव्यवस्था होती है, दोहराव जो होता है, एक से अधिक कामों के लिए उनको अलग अलग कोचिंग करनी पड़ती है, जो पैसे का खर्चा होता है, तो ये महसूस किया गया कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिस व्यवस्था के अंतर्गत छात्र को भटकना नहीं पड़े, पेरेंट्स को ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, कोचिंग व्यवस्था से मुक्ति उनको मिल सके और साथ ही साथ एक ऐसा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे कि जिस प्रकार का जॉब वो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह तय किया कि हमको एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अराजपत्रित जो हमारे पद हैं उनके लिए स्थापित की जानी चाहिए ताकि इस व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, प्रभावी बनाया जा सके जी। अब प्रश्न उठता है कि जब बात हुई कि जब हमने इस बात के प्रयास किए कि एक ही भर्ती परीक्षा के माध्यम से अलग अलग सेवाओं के लिए भर्ती की परीक्षा की जाएगी, राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी और एक छात्र के लिए, एक युवा के लिए किस तरह से उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अपने आप को सेलेक्ट करवाने के लिए? राष्ट्रीय जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके अंतर्गत छात्र को
परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। जी। परीक्षा एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से परीक्षा रखी जाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं इसको, CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। पूरे देश में होगा, 1000 से अधिक सेंटर्स, केंद्र उसके बनाए जाएंगे ताकि छात्रों के रहने के स्थान के नज़दीक वो अपने केंद्र पर जा सके। छात्र उसमें प्रार्थना पत्र देगा, अप्लाई करेगा। फायदा ये होगा कि उसको अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक ही फीस में एक ही फॉर्म भर करके वो तमाम जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए वो परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद उसकी परीक्षा होगी इन सेंटर्स पर। परीक्षा होने के बाद इस प्रकार का जो मेरिट लिस्ट उसके आधार पर तैयार की जाएगी, और जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो 2 वर्ष तक, मतलब जरूरी नहीं है कि उसी साल उसका किसी प्रकार से सिलेक्शन किया जाना चाहिए। वो मेरिट लिस्ट है, वो 2 वर्ष तक सही मानी जाएगी, उसके लिए वो पात्र माना जा सकेगा और उसका लाभ वो 2 साल तक उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें जो योग्यता है वो 10वीं कक्षा होती है, और कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें जो अर्हता जो होती है वो 12वीं होती है। तो क्या 12वीं पास और 10वीं पास के लिए क्या एक ही स्टैंडर्ड का पेपर होगा, या उनके लिए अलग अलग परीक्षाएं अलग अलग होंगी दोनों के लिए परीक्षा? जो कुछ की ग्रेजुएट होती है और कुछ की 12th क्लास होती है। बेसिकली ये ज़्यादा होता है कि कुछ की 12th क्लास उसकी एजुकेशन हो सकती है, तो एक परीक्षा ऐसे लोगों की होगी जो 12th क्लास तक की हो सकती है, और दूसरी परीक्षा वो होगी जो कि निश्चित तौर से हमारे ग्रेजुएट कक्षा के विद्यार्थी जो ग्रेजुएट कर चुके, स्नातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग टेस्ट पेपर होगा। ये इसलिए रखा गया ताकि क्योंकि उनके ज्ञान में अंतर है, और इसलिए वो डिवाइड नहीं हो जाए, कि नॉलेज डिवाइड पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि 12th क्लास दोनों का स्तर बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पत्र निर्धारित किए जाएंगे ताकि उस हिसाब से आदमी क्वालिफाई कर अलग अलग प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट है एक तरह से, एलिजिबिलिटी में उसका एप्टीट्यूड तय किया जाएगा कि उसकी प्रवृत्ति वास्तव में उस जॉब के लिए अनुकूल है नहीं, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उसमें रखे जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, जिनके आधार पर इस प्रकार की परीक्षा ली जाएगी। जी। आमतौर पर यह देखा जाता था कि हमारे भारत में यूं तो हमारी मातृभाषा भारत है, एक आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है, और हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी एक द्वितीय भाषा के रूप में पूरी तरह से चलन है। लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि जब तक भारतीय भाषाओं को जो विभिन्न राज्यों में जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें आदमी जो युवा होते हैं उनका कमांड अधिक होता है, उनमें भी वो परीक्षा देना चाहता है। तो क्या इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में उन स्थानीय भाषाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी? क्या उनमें भी शामिल हो सकेगी? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया कि भाषा सही मायने में समझ का माध्यम है। जिस भाषा को वो समझता है उसमें वो अपनी बात को, अपनी कहने वाली बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से कहने की स्थिति में हो सकता है। और इसीलिए इस राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी में इस बात का ध्यान में रखा गया कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं से 12 भाषाओं में ये जो परीक्षा है तुरंत प्रभाव से प्रारंभ की जाएगी। धीरे धीरे करके ये सबकी सब 22 की 22 भाषाओं में ये परीक्षा हो सकेगी। मतलब आरंभिक तौर पर जो 12 भारतीय भाषाएं हैं उनके उनमें भी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सही परीक्षा दे सकेगा। तो आपने बताया जैसा कि विभिन्न केंद्रों पर प्रारंभ किया जाता है, तो आरंभिक तौर पर कितने केंद्रों पर क्या पर ये आरंभ की जाएगी? क्या आगे बढ़कर इनको और ज्यादा क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया जा सकता है? पहले तो 1000 प्रारंभिक के तौर पर यह महसूस किया गया कि 1000 केंद्रों पर इस प्रकार की परीक्षा ली जानी चाहिए। बाद में जाकर के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधन बढ़ा करके हम इन परीक्षा केंद्रों को बढ़ा सकते हैं। पर क्या जब आपने 1000 की बात बता रहे हैं कि साहब 1000 केंद्रों पर परीक्षा शुरू की जाएगी, तो क्या इससे ये माना जा सकता है कि कम से कम एक जिले में, क्योंकि हम एक जिले को अगर एक इकाई माने, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक जिले में अभ्यर्थी को अपने जिले में कोई ना कोई एक केंद्र मिल जाएगा? क्योंकि हमारे देश में जो जिलों की संख्या है वो 1000 से कम है, और इसलिए निश्चित तौर से हर जिले में ये व्यवस्था रह सकेगी। कई ऐसे जिले हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जहाँ कर कही जा सकती है, वहाँ पर हो सकता है 1 से अधिक इस प्रकार के परीक्षा केंद्र बनाए जा सकें। बड़े बड़े जहाँ पर कस्बे और शहर कहे जा सकते हैं, उन केंद्रों पर 1 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। क्या अवसरों की सीमा पर किसी तरह का प्रतिबंध होगा कि इसमें अवसरों की सीमा के साथ एक व्यक्ति कितनी बार इससे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई कर सकता है? अच्छा, हाँ, सीमा कोई नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये जरूर है कि एक बार एग्जाम देने के बाद वो 3 वर्ष तक उसका जो स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा। 3 वर्ष तक वो इस प्रकार का जो स्कोर उसको प्राप्त हुआ है। जैसे जीमैट एग्जामिनेशंस होते हैं विदेशों की जो परीक्षाएं वो 5 साल तक हैं, यहाँ जो किया गया अभी फिलहाल वो 3 साल का किया गया। वो प्रवेश परीक्षा होती है, ये रिक्रूटमेंट है, जॉब की है, इसलिए जॉब की दृष्टि से ये महसूस किया गया कि 3 वर्ष तक इस प्रकार का जो स्कोर है उसको
जी। लेकिन इसमें कई बार ये भी होता है कि एक व्यक्ति ने जब कोई परीक्षा देते हैं, लेकिन अगले वर्ष अधिक तैयारी के साथ में एक व्यक्ति को, एक युवा को लगता है कि वो बेहतर तैयारी के साथ में बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं और मेरिट में या अपनी रैंकिंग में या अपने क्रेडिट स्कोर में और बेहतर हासिल कर सकते हैं, तो क्या एक युवा के सामने, एक अभ्यर्थी के सामने ये अवसर रहेगा कि वो अगले साल दोबारा दे करके अपनी रैंकिंग, अपनी मेरिट को सुधार लें? बिल्कुल अवसर, बिल्कुल पर्याप्त अवसर उसको दी जाएंगे। इस परीक्षा में तो ये रखा गया कि एक वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी, एक वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी, और अगर वो छात्र चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है कि मैं 2 बार परीक्षा दूं, तो कोई रोक नहीं है, उसको दे सकता है, और इसलिए पर्याप्त सुविधा उसको मिल सकेगी। जी। अब हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पर, अगर मैं कहें कि एक बहुत ही एक ऐसी उपयोगी योजना प्रतीत होती है, और एजेंसी खासतौर पर युवाओं के लिए, मोटे तौर पर अगर कहें तो छात्रों के लिए इसमें किस प्रकार के लाभ की हम उम्मीद कर सकते हैं? छात्रों को, युवाओं को किस तरह से इसमें लाभ प्राप्त होगा? सबसे बड़ा लाभ तो छात्र को ये होगा कि उसे जॉब प्राप्त करने के लिए जो अनेक परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं की जो बहुलता कही जा सकती थी, उस बहुलता से मुक्ति उसको मिल सकेगी। जी। उसके बाद दूसरी बात उसको मिलेगी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, मानक होंगे उसके पहले से तय, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वही परीक्षा वो दे सकेगा, और उसके आधार पर वो अपनी मेरिट प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकेगा। तीसरी बात, जो वो कोचिंग के लिए जो भागता रहता था, उस पर जो पैसा खर्च करना पड़ता था, वो उसे नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग परीक्षाओं की फीस देनी पड़ती थी, वो उसे नहीं देनी पड़ेगी। अलग अलग परीक्षाओं के कभी कभी पैटर्न भी अलग अलग हुआ करता था, तो तैयारी भी अलग अलग तरीके से करनी पड़ती थी। अब उसे ऐसी अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एक प्रकार से जो तैयारी उसने की है वही उन परीक्षाओं के लिए काम में ली जा सकेगी। और इसलिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण छात्रों के लिए भी, और जो टेंशन रहता था उसको कभी कभी एक समय में एक परीक्षा की डेट, अक्सर ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता था कि एक ही समय पर, अच्छा इसमें कोई संदेह नहीं कि जब एक विद्यार्थी किसी राज्य में रहता है तो वो केंद्र सरकार की नौकरियों के साथ में वो अपने राज्य सरकार की स्थानीय, अपने जिले से संबंधित, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, वो अप्लाई करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या से उसको निजात मिलेगी, क्योंकि अब उसको ये चिंता नहीं करने की जरूरत है कि परीक्षा की क्लैश हो जाएगा, डेट क्लैश नहीं होगी, वो आराम से परीक्षा दे सकता है, अपने आप को मुक्त रख सकता है। और ये अवसर क्योंकि बार बार उसको मिलेगा, कई बार वो परीक्षा दे सकता है, तो इसका लाभ भी उसको मिल सकेगा। जी। और ये तो हुई बात छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, कि उनको एक बहुत बड़ी सुविधा ऐसी मिल जाएगी जिसके माध्यम से वो न केवल अपने अवसरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकेंगे, उनके सामने चिंता नहीं रहेगी कि वो एक बहुत सारे एग्जाम में किस तरह से अपीयर हों। लेकिन अब अगर हम राष्ट्रीय बजट संस्थानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, संस्थानों के दृष्टिकोण से ये किस प्रकार लाभप्रद? संस्थानों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि संस्थानों को अपनी योजना को लागू करने के लिए जो रिक्रूटमेंट करना पड़ता था, उसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता था, और कभी कभी इस प्रक्रिया में अवरोध भी आ जाते थे, न्यायालय संबंधी अवरोध, कानून संबंधी अवरोध आ जाते, सैंक्शन संबंधी अवरोध आ जाते थे। वो अवरोध अब समाप्त हो जाएंगे, और अब संस्थाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, खाली उन्हें अपना जो जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता को जानकारी केवल देनी होगी, उन्हें किसी प्रकार से उसके लिए कोई प्रक्रिया को नहीं करना पड़ेगा। तो संस्थानों का पैसा भी खर्च होने से बचेगा, और जो प्रशासन का बहुत बड़ा जो वर्ग है जो इस परीक्षाओं में लग जाता था, वो समय भी उन्हें खराब नहीं करना पड़ेगा, और इस प्रकार का जो सुविधा है वो निश्चित तौर से हमारी संस्थानों को मिल सके। तो यानी कि संस्थानों के लिए भी लाभप्रद इसलिए होगा क्योंकि उनको बेहतर अभ्यर्थी चुनने में एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी, और उसमें किसी भी तरह के, जैसा कि सिंघल साहब ने बताया, कि किसी तरह के न्यायालय से संबंधित वाद विवाद इस समय भी काफ़ी हद तक उनसे मुक्ति मिल सकेगी। आरंभिक तौर पर अगर हम बात करें कि उसमें कौन कौन सी एजेंसीज को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में शामिल मोटे तौर पर किया गया है? बेसिकली जो एसएससी हैं और आरआरबी हैं और आईबीपीएस हैं, ये जो गैर राजपत्रित जो सेवाएं कही जा सकती हैं, उनको फिलहाल सम्मिलित किया गया है। धीरे धीरे करके योजना ये है कि इस एजेंसी के अंतर्गत तमाम जो सेवाएं उनको सम्मिलित कर लिया जाए, ताकि सभी प्रकार की नौकरियों के लिए एक ऐसी एजेंसी बन जाए जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगी, पूरी तरीके से ऑटोनॉमस होगी, और पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड होगी। उसके कुछ मानक तय किए जा रहे हैं जिनके आधार पर वो कार्य करेगी, और इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि इस एजेंसी के माध्यम से हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है
वो बहुत रॉबस्ट होगा, बहुत ही इम्पार्शियल हो जाएगा और बहुत ही समयबद्ध हो जाएगा, बिना किसी समय पर। कभी कभी अब ये होता है कि हमारे को जरूरत है लेकिन उसका रिक्रूटमेंट हम कर नहीं पाते हैं, बरसों लग जाते हैं हमको, तो वो जो समस्या है, जो प्रक्रियात्मक खामियां हैं वो इसको बहुत हद तक दूर करने में उसमें समय मिलेगी। जब हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की कि भारत युवाओं का देश है, तो सिंघल साहब हम बहुत समय से ये भी बात करते रहे हैं कि भारत एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का देश है और असली भारत जो है वो गांव में बसता है। तो जब युवाओं की बात आती है तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की भी है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना निवास करते हैं। उन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवाओं तक पहुंचने के लिए किस तरह की योजनाबद्ध तरीके से पहुंचने का प्लान बनाया गया है? योजना तो बनाई गई है कि ये हर व्यक्ति तक, हर छात्र तक इसकी पहुंच बन सके। हर जो व्यक्ति नौकरी चाहता है, जो इस प्रकार की सेवा में आना चाहता है, उसको आ सके। मान लीजिए फिजिकल नहीं आ सकता है तो ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी, इसमें ऑनलाइन की सुविधा भी दी जा सकेगी ताकि वो व्यक्ति अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर सके। और दूसरा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो केंद्र बनाए जा रहे हैं, अभी तो प्रारंभ में 1000 केंद्र की बात की गई है, धीरे धीरे केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर लगता है कि हमको उस छात्र के, उस व्यक्ति के नज़दीक कोई केंद्र बनाया जाना चाहिए तो इस बात की व्यवस्था भी वहाँ पर होगी, जिससे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचशीलता है। एक प्रारंभिक तौर पर एक रूपरेखा तय की गई है, इसमें लोचशीलता है कि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किए जा सकेंगे, ताकि समय जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होगी उस तरह से उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति के सामने केंद्र सरकार की तरफ से जो आपने बताया कि मोटे तौर पर 3 एजेंसीज को इसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन क्या आगे चलकर राज्य सेवाओं, क्योंकि अभी की जो सिनेरियो जो हम बात सुनने में आ रही है और आपकी बात से हमें स्पष्ट हो रहा है कि वो 3 एजेंसीज इसमें शामिल की गई हैं, क्या राज्यों को भी इसमें जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाने की कोई योजना है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि राज्य अपने आप में स्वतंत्र हैं अपने रिक्रूटमेंट में, और कोई राज्य नहीं चाहता कि अपना रिक्रूटमेंट का जो अधिकार है वो किसी दूसरी एजेंसी को देने का प्रयत्न करें, और इसलिए प्रारंभ में कोई ऐसा कुछ नहीं लगता। आगे जाकर के क्या स्थिति बनती है, हो सकता है कोई समन्वय और तालमेल ऐसा बैठे कि कुछ सेवाओं के लिए राज्य सरकारें इन तमाम एजेंसी को किसी तरीके से ऑथराइज करने की बात कर सकते हैं। यानी कि ये राज्य सरकारों पर आप हम ये कह सकते हैं कि और ऐच्छिक रूप से होगा कि अगर वो चाहें तो इसमें ले सकती हैं, ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी अपनी तरफ से दे सकते हैं। जैसे अभी प्रवेश की बात चल रही है कि जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश होते हैं तो वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कराए जाने चाहिए, लेकिन उसमें विकल्प दिया जाएगा। विश्वविद्यालय सम्मिलित होना चाहे तो हो, ना होना चाहे तो ना हो। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी हो सकती है कि राज्यों को ये विकल्प दिया जाएगा कि अगर आप अपनी सेवाओं के लिए इस एजेंसी को काम में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कुछ शुल्क दे करके शायद वो काम वो इसके अंदर उसमें शामिल हो सकते हैं और अपने रिक्रूटमेंट को भी इसके माध्यम से। क्या आपको लगता है कि ऐसा किया जाना एक विद्यार्थी की तरफ से अगर देखें तो और ज्यादा सुविधाजनक होगा? सुविधाजनक होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को राज्य और केंद्र में तालमेल बिठाने में भी तकलीफ होती है, बिल्कुल, और वो तकलीफ से अपने आप को दूर मुक्ति मिलेगी उसको, और ये महसूस किया जा सकता है कि इससे विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक ही प्रकार का परीक्षा है जो राज्य स्तर पर भी ली जा रही है और केंद्र स्तर पर भी ली जा रही है। तो जहाँ हुआ है ना बहुत सारी जगह, जैसे नीट का एग्जामिनेशन होता है, जी का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उससे छात्रों को बहुत सुविधा मिली है। अब पूरे देश के अंतर्गत वो एक साथ एग्जाम दे करके अपने प्रवेश को संभव बना सकते हैं, तो ऐसा यहाँ भी किया जा सकता है। जी, हम जब बात करते हैं हमारे उभरते भारत की, तो प्रधानमंत्री मोदी का भी ये आह्वान है कि एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की जाए, और जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो जब तक युवा आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक एक आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और दूसरे रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में किस तरह से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? इसका एक प्रभाव ये हो सकता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वावलंबी होना जरूरी है। बहुत सही। स्वावलंबन को ध्यान देने की आवश्यकता है जी। और अगर मान लीजिए छात्रों में ये रुचि पैदा हो कि किसी प्रकार से परीक्षा देने के बाद भी उसे किसी प्रकार की जो नौकरी है वो प्राप्त नहीं हो पा रही, तो उसके कुछ और विकल्प उसको मिल रहे हैं, तो उन विकल्पों का उपयोग करके वो निश्चित तौर से स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकता है। अपनी तरफ खुद की उद्यमिता जो कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, उसको जारी रखने का प्रयत्न कर सकता है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस बात का समावेशन किया गया है कि एक छात्र जब चाहे जब उसमें प्रवेश कर सकता है और जब चाहे जब वो बाहर आ सकता है।
ये सुविधा है उसमें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो दोबारा आप वही व्यवस्था, वही पढ़ाई लिखाई जो आप चाहते हैं उसको कर सकते हैं, और जब चाहे जब उससे बाहर भी हो सकते हैं, और उसका नुकसान भी नहीं होगा। ये दोनों तीनों बातें अब जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें है। और इसीलिए अगर मान लीजिए छात्र को लगता है कि मैंने एक साल बाहर आकर के प्रयत्न कर लिया लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, तो फिर दोबारा वो उसमें प्रवेश ले सकता है, और प्रवेश लेकर के अपना जो रुचि है, अपना जो पढ़ाई है, अपना जो वोकेशनल है, स्किल है, कौशल है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो वोकेशनल जो उसमें स्किल है, उसको उसके संवर्धन के लिए दोबारा से प्रयास कर सकता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब तक जो उसने अभी तक अर्जित किया है वो उसका सुरक्षित रहेगा और उसके आगे वो संवर्धन के लिए संवर्धन कर सकता है, छूट भी ले सकता है, जैसे एग्जिट है, आ सकता है, बाहर आ सकता है और फिर दोबारा जा सकता है वापस। तो हम ये निष्कर्ष तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति में जिस तरह के एक लचीले प्रावधान और एक विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा को निखारने के जो प्रावधान किए गए हैं, शायद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उसको एक सप्लीमेंट करने का, उसको एक पूरक बन करके उसको प्रगति का अवसर युवाओं को बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि एक ये पूरक विषय है जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें की गई हैं, अनुशंसा जिन बातों की गई है, उन तमाम बातों को कैसे लागू किया जा सकता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उसमें एक कदम है। जी, अभी अगर हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती तौर पर कितने फंड के रूप में अगर कहें तो निधि के रूप में बात कहें तो कितनी निधि की व्यवस्था अभी इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए की गई है? हाँ, नेशनल भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ यानी करीब 1518 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये प्रारंभिक व्यवस्था है, जैसे जैसे आगे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे इसकी पूर्ति और की जा सकती है। जी, तो हम ये निष्कर्ष तौर पर सिंघल साहब ये कह सकते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक ऐसे क्रांतिकारी कदम के रूप में हमारे युवाओं के सामने आई है जो न सिर्फ युवाओं को असीमित अवसर उपलब्ध कराती है बल्कि उनके जो कई परीक्षाओं को लेकर के उनके विकास में, उनके आगे बढ़ने के अवसरों में जो एक अवरोध पैदा होता था, उन अवरोधों को पूरी तरह से इसमें समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अवरोध आते थे वो समाप्त भी होंगे, और एक जो आत्मविश्वास की कमी आ जाती थी बालक में, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में, वो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और फिर वो ज़्यादा मन लगा करके रुचि से इस काम की तरफ बढ़ने का प्रयत्न कर सके। जी बिल्कुल, तो अब समय है कि हम दें धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री JP सिंघल। आप सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, शिक्षक भी रहे हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति रहे हैं। बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं और केंद्र सरकार के बहुत से शैक्षिक संगठनों से आप जुड़े रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में युवाओं को एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा उपहार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया है जो उनके उत्तरोत्तर प्रगति, उनके उत्तरोत्तर विकास में और अंतिम तौर पर कहें तो पूरे भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए श्री JP सिंघल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अनुमति चाहते हैं बीच बहस के कार्यक्रम में इसी तरह के एक मुद्दे को लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।